नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल देश के सामने तो बस एक ही सवाल है कि क्या 2019 की तरह प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार यानी 2024 में भी चुनाव जीतने जा रहे हैं, और क्या वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, थर्ड टाइम मोदी एस पीएम, या फिर इस बार का जो सफर है मुश्किल है, जो विजयी यात्रा है वो कठिन है, और 2024 वाकई मोदी के लिए बेहद मुश्किल होने जा रहा है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो फिर मोदी जी किस जमीन पर खड़े हैं, कितनी सीटों के साथ खड़े हैं। अब अगर आप गोदी मीडिया के सर्वे देखिए तो गोदी मीडिया का कहना है कि मोदी जी की सीटें 2019 से भले ही कम आए, लेकिन सरकार तो 2024 में मोदी के ही बनेंगे, जीतेंगे तो मोदी ही। ये नारा अभी भी गोदी मीडिया का है, लेकिन अगर हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, और खासकर टाइगर जो पिछले 3-4 महीनों में हिंदुस्तान के हर राज्य में तकरीबन हिंदी हार्टलैंड में महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक ज़मीनी हकीकत छान कर आए, उनका कहना है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो मोदी का पीएम बनना मुश्किल है। मोदी जी को यदि प्रधानमंत्री बनना है तो उनको किसी भी हालत में 290 सीटें चाहिए ही चाहिए। 250 वाले प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में मोदी जी का नेचर नहीं है। तो आपको लगता है कि आज की तारीख में 290, अगर आज चुनाव हो जाए तो 290 जैसी स्थिति लग रही है बीजेपी की? आज चुनाव हो गया तो 220 पे है, जो आकलन में जब हम बार बार कहते हैं 60-70 सीटों का, तो ये तो ऊपर जो मोटे तौर पे जो गिनाया जाता है। अब दोस्तों, टाइगर यूं ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये दावा यूं ही नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, कई ऐसे कारण हैं मोदी जी के लिए इस बार जो उनके लिए कांटों का सफर साबित हो रहे हैं 2024 की जीत के बीच में। अब टाइगर और विनोद अग्निहोत्री, दो एक्सपर्ट्स, इनकी बेखौफ बातचीत, बेखौफ एनालिसिस तो आप सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे चंद सेकंड दीजिए तो वो जो फैक्टर्स हैं जो मोदी को रोक रहे हैं, जिसे गोदी मीडिया छुपाती है, सत्ता छुपाती है, वो जो फैक्टर्स हैं मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। और अगर आप उन पर गौर करके देखेंगे तो मोदी के चारों तरफ जो चक्रव्यूह है, जो जाल बिछा हुआ है मुसीबतों का, तस्वीर आपको साफ हो जाएगी, और तब आप भी कहीं ना कहीं कहेंगे कि 24 का सफर मोदी जी के लिए इतना आसान नहीं। तो एक एक करके ये फैक्टर देखते हैं। अब दोस्तों, जाहिर तौर पर जो पहला फैक्टर है, फैक्टर नंबर 1, वो ये है कि मोदी जी को 10 साल हो गए। 2024 में जब चुनाव होगा, सत्ता के 10 साल हो जाएंगे, 10 ईयर्स ऑफ रूल, मोदी रूल। और ये जो सफ़र है 10 साल का, ये बहुत ही मुसीबतों भरा है। और आज की तारीख में महंगाई बेतहाशा बढ़ी हुई है, बेरोज़गारी का तो आप हाल ही ना पूछिए, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे चीन जो है छाती पर खड़ा है और मोदी जी के पास कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा एक ओवरऑल अगर आप देखें, अगर डेवलपमेंट का इंडेक्स देखें या बाकी इंडेक्स देखें आप, चाहे हेल्थ के हों चाहे एजुकेशन के हों, कहीं भी मोदी जी ने आउट परफॉर्म नहीं किया है। ये एक सबसे बड़ा तो एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए कई चुनाव वो हारे भी हैं। फैक्टर नंबर 2, और ये फैक्टर ज़्यादा बड़ा है, संगठन में उत्साह नहीं, और यहाँ पर जेपी नड्डा फैक्टर। अब ये जो जेपी नड्डा फैक्टर है वो ये है कि एक ऐसा अध्यक्ष पार्टी का जिसकी पार्टी में ही हैसियत बहुत कम है, जिम्मेदारी तो है लेकिन हैसियत नहीं है, और शायद इसी वजह से नड्डा जिस होम स्टेट से आते हैं, हिमाचल प्रदेश, वो भी वो गंवा बैठे। बीजेपी हार गई, एक बहुत बड़ा सेटबैक था मोदी के लिए। एमसीडी का चार्ज दिल्ली में सारा नड्डा साहब को दिया, नड्डा साहब वहाँ भी हारे, बुरी तरह हारे। इसके अलावा जो भी बाई इलेक्शंस हुए, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उड़ीसा में हो, ज़्यादातर बाई इलेक्शंस जहाँ बीजेपी जीतती थी, बाई इलेक्शंस में जब से नड्डा साहब आए हैं बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। एक नड्डा फैक्टर है। फैक्टर नंबर 3, चाणक्य। जी हाँ, मोदी के मैन फ्राइडे। अब ये जो चाणक्य हैं, 2014 में आप देखें या 2019 में देखें, पूरी ताकत था, पूरा फोकस था अमित शाह का चुनाव में। और हम ये मानते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं कि जहाँ तक चुनावी गणित और तिगड़म की बात है, इस आदमी का जोड़ नहीं है। वो जैसे भी तिगड़म भिड़ाए
कोई भी आप कह सकते हैं, उनके ऊपर लांछन लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विनिंग फैक्टर है, विनिबिलिटी फैक्टर चाणक्य के पास है। अब चाणक्य के साथ क्या हुआ, चाणक्य एक तरफ मोदी के एब्सेंस में सरकार देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। चाणक्य गृह मंत्री भी हैं और सरकार भी देखते हैं, बाकी मंत्रियों पे भी नज़र रखते हैं, राजनाथ पे भी नज़र रखनी होती है, गडकरी पे भी नज़र रखनी होती है, अमित शाह को। पार्लियामेंट जो है वो अमित शाह ही चलाते हैं, स्पीकर नहीं चलाते, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं चलाते, चाणक्य चलाते हैं। चाणक्य जो है नड्डा की मदद भी करते हैं, बीजेपी की पार्टी और संगठन भी चलाते हैं, और चाणक्य के कंधों पर फंड्स का भी बोझ है। तो चाणक्य की जो जिम्मेदारियां हैं मल्टीप्लाई हो गई हैं, और जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब मल्टीप्लाई होती हैं, तो फोकस भी कम होता है, डिलीवरी भी कम होती है। फैक्टर नंबर 4, फैक्टर नंबर 4, मोदी की कॉरपोरेट ताकत। और यही शक्ति थी, पैसों की ताकत, कॉरपोरेट की ताकत, जिसकी बदौलत 2014 में मोदी ने हिंदुस्तान में अपनी जीत को बड़े पैमाने पर दर्ज कराया, भले ही वो सत्ता में केंद्र में नहीं थे। यानी जिस तरह से अडवाणी 2009 का युद्ध हारे थे, बिना इसकी कमी मोदी ने पूरी की। तो कॉरपोरेट पावर और ये जो कॉरपोरेट ताकत है मोदी की, डिसाइसिव फैक्टर है, निर्णायक पहलू है उनकी जीत का, उसी को झटका लग गया, उसी ताकत को झटका लग गया। जी हाँ, अडानी की ताकत को झटका लगा, और अडानी अभी भी दलदल में फंसे हुए हैं। कई वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप टाइमलाइन पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, ये फैक्टर समझ में आ जाएगा। फैक्टर नंबर 5, फिफ्थ फैक्टर, ये साहब, इनकी तस्वीरें आप बार बार मेरे शोज़ में देख रहे होंगे, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। और ये आदमी वो है जिसकी पीठ में रीढ़ की हड्डी है, और ये आदमी झुकने को तैयार नहीं। यानी जहां चीफ जस्टिस पर चीफ जस्टिस, जज पर जज साहेब के आगे झुक रहे थे, सजदा कर रहे थे, वहां ये आदमी झुकने को तैयार नहीं। और बहुत से ऐसे फैसले, बहुत से ऐसे मामले इसकी अदालत में, जिसमें अडानी भी एक है, जिसमें महाराष्ट्र की सरकार भी है, जिसमें एक नया कोल स्कैम भी आने वाला, और भी कई फैक्टर हैं। और डर मोदी जी को इस बात का है कि 24 के सफ़र के बीच में कुछ और मामले इनके पास ना आ जाएं, कुछ पुराने भेद ना खुल जाएं। चंद्रचूड़ फैक्टर, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन दोस्तों, जब युद्ध होता है, सियासत का युद्ध होता है, जब बिसात बिछती है, तो दरअसल वो जो रण है, वो रण तो राजनीति का ही है। और राजनीति के इस रण में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, इन 5 फैक्टर जो मैंने आपको बताए, उनसे भी जो बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर है, वो ये 2 लोग हैं। जी हाँ, मोदी जी के बहुत पुराने दोस्त आप कह सकते हैं, जिन्होंने मोदी जी को ताज पहनाने में, मोदी जी को ताकतवर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पुराने दोस्त नीतीश और ठाकरे, पुराने सहयोगी उनके। अब ये जो दोस्त हैं, ये आज की तारीख में जानी दुश्मन बने हैं। और इत्तेफाक देखिए कि एक बिहार से आते हैं नीतीश कुमार, वहाँ पर 40 सीटें हैं, जिसका इन्फ्लुएंस झारखंड में पड़ता है, तो 40 + 14 झारखंड की सीट, 54 सीट इन्फ्लुएंस में है नीतीश जी के, और 48 सीटें, 48 सीट्स महाराष्ट्र में हैं। वहाँ से ठाकरे साहब आते, नए किंग मेकर आप कह लीजिए। और इनकी अगर आप रैली कल की देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि मोदी के कई करीबी तो उस रैली की भीड़ को देख के गश खा के गिर गए होंगे, इतनी भीड़ थी, जन समंदर था। तो 48 + 54 सीट, आप सोचिए 100 से ज़्यादा हो गई। तो एक नया नारा सामने आ रहा है कि ठाकरे प्लस नीतीश = मोदी साहब। अब एक नारा लगा था कुछ महीने पहले, जो पहला नारा था वो था यूपी + बिहार बीजेपी साहब। अब एक नया एडिशन आ गया है, ठाकरे प्लस नीतीश = मोदी साहब। तो गणित तो दोस्तों आपने थोड़ी बहुत समझ ही ली है, और इक्वेशंस भी आपने समझ लिए हैं। वो फैक्टर क्या हैं जो कहीं ना कहीं मोदी का रास्ता रोक सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार होगा उन खुलासों का जो हमारे एक्सपर्ट्स आज आपको सुनाने जा रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री बहुत ही पुराने, बहुत ही मंझे हुए पत्रकार हैं, संपादक हैं अमर उजाला में, और आप कह सकते हैं 35-40 साल का तजुर्बा है विनोद अग्निहोत्री जी को। और टाइगर चिरपरिचित हैं, जब भी गरजते हैं तो सुना है कि आजकल इनकी जो गर्जना होती है इसी चैनल में, आपके चैनल में,
तो आवाज़ मोदी और अमित शाह के घर तक जाती है। इंतज़ार नहीं कराऊंगा, सीधे चलते हैं टाइगर और अग्निहोत्री जी के पास। टाइगर, पहला जो सवाल है वो यही है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना का पहले चुनाव चिन्ह ले लिया गया उद्धव ठाकरे से, फिर ये भी बात पहुंची कि साहब सेना के दफ्तरों पे कब्जा होगा। पार्टी पहले ही तो टूट चुकी थी, कुर्सी जा ही चुकी थी, शिंदे बन ही चुके थे, बागियों के हाथ में मोदी जी ने तलवार दे दी थी और ताज पहना दिया था। लेकिन कल जो रैली हुई खेड़ा में, कोंकण इलाके में, वो जो रैली थी साहब, उसमें तो जैसे मोदी जी कहते थे कि मुंड ही मुंड दिख रहे हैं, मुंड ही मुंड दिख रहे हैं, मोदी जी का डायलॉग है। तो मुझे लगा कि ये जो भीड़ है, ऐसी भीड़ महाराष्ट्र में नहीं दिखी। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर होने जा रहा है? 48 सीटें हैं, 48 सीट्स लोकसभा में, यूपी के बाद एक बहुत बड़ा चंक है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे एक किंग बन के उभरे हैं, क्या ये एक बहुत बड़ी मुसीबत अमित शाह के लिए और बहुत बड़ी मुसीबत ये जो है वो मोदी जी के लिए होगी? इस खेड़ा के इंडिकेशन से मैं लोकसभा और विधानसभा में तो बाद में जाऊंगा। खेड़ा की सभा ने ये बात बता दी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई में सेना डंके की चोट पे और दबा के वापस आएगी। ये वही भीड़ है जो वोट करेगी मुंबई में। खेड़ा की जो भीड़ है वही थी जो मुंबई के वोटर थे। तो अब इनके लिए ये चुनाव करवाना या ना करवाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। या लोकसभा, विधानसभा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इकट्ठा करवाओ, ये स्थिति हो गई है। और महाराष्ट्र में तो मैं लगातार आपको बोल रहा हूं, चिन्ह चला जाए, कांग्रेस ने 2-2 बार चिन्ह चला गया, कांग्रेस का चिन्ह चला जाए, हेडक्वार्टर चला जाए, फंड चला जाए, किसी भी राजनीतिक दल का जो बेस होता है वो होता है उसका मतदाता। टाइगर, यहाँ पर एक सवाल, टाइगर मैं यहाँ पर आपको एब्रप्टली टोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। मैं सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे वो रैली को रैला में परिवर्तित करते हैं, भीड़ आती है, और अगर उद्धव ठाकरे सड़क से इमर्ज हो रहे हैं, भले वो विधानसभा में नहीं इमर्ज हो पाए, उनको सबमर्ज कर दिया मोदी जी ने, लेकिन सड़क से जो वो इमर्ज हो रहे हैं, वो जो उनका एक नया एक किंग मेकर या किंग के तौर पे जो उभर रहे हैं, इसका परिणाम 2024 में क्या पड़ने वाला है? मैं उसमें ज्यादा मेरी दिलचस्पी है कि उद्धव ठाकरे, उसके पीछे शरद पवार, उनके पीछे कांग्रेस, ये जो महाविकास अघाड़ी है, ये कितना बड़ा चैलेंज है मोदी जी के सपनों के लिए। दीपक भाई, शिंदे गुट हो या बीजेपी हो, ये कितना भी जोर जोर से चिल्लाए, इंडिया गेट से चिल्लाए, अपना लाल किले से चिल्लाए, कुतुब मीनार से चिल्लाए या गेटवे ऑफ इंडिया से चिल्लाए कि महाविकास आघाड़ी नहीं टिक सकती, लेकिन कस्बा के चुनाव ने दिखा दिया। जिस कस्बा में जो गढ़ था उपचुनाव में, वहां जितनी कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार के लिए ताकत लगाई, उससे ज्यादा ताकत एनसीपी ने लगाई। और आदित्य ठाकरे का रोड शो ने तो पूरा बैलेंस ही बिगाड़ दिया। कुल मिला के यदि 8 चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो 7 सीटों से 1 सीट ज्यादा नहीं आती 48 में से। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, सिंगल डिजिट पे होगी जी। बड़ी बात कह रहे हैं टाइगर, मैं बहुत बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं। आप अंधेरी ईस्ट की सीट तो लड़ ही नहीं पाए, भाग गए आप। उसके बाद विधान परिषद के चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया आपका। नहीं, मैं दूसरी चीज, देखिए टाइगर अंधेरी हारे, ठीक हारे, आप किसके मायने? नहीं, आप पैमाना क्या मानेंगे आप? जी, नहीं, मैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय या चुनाव आयोग के निर्णय, जी, जनता की अदालत के निर्णय नहीं बदला जाया करते। टाइगर, मैं आपके पास आऊंगा, मैं जरा एक कमेंट लेना चाह रहा हूं विनोद जी से। विनोद जी, राजनीति की धार जो है दिल्ली से मुंबई जाती है, उसको आप भी बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। क्या जो ये टाइगर बोल रहे हैं, टाइगर कह रहे हैं कि बीजेपी का बहुत बुरा हाल होने वाला है, आपको लगता है कि जिस तरह से राजनीति की बिसात बदली है महाराष्ट्र में, क्या मोदी जी का जो ब्रांड है कहीं ना कहीं आपको डाइल्यूट होता दिख रहा है महाराष्ट्र में? क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा कांटा बनने जा रहा है मोदी जी की 2024 की सेहरे में, जीत में? संकेत जो है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से चेतावनी कह लीजिए, संकेत कह लीजिए कि चुनौती 2024 की आसान नहीं है, बशर्ते अगाड़ी एकजुट रहे जैसे अभी तक एकजुट है। और जिस चीज के लिए जानी जाती है बीजेपी,
और मोदी जी और अमित शाह कि वो कई बार जो है जब कोई हथियार उनका काम नहीं करता है तो फिर वो उसको फूट डालो वाला जो हथियार है बिखेरने वाला वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अभी जो स्थिति अगाड़ी की अभी तो पूरी मजबूती के साथ अगाड़ी जो है एकजुट है और दिख रही है। अगर इसी तरह एकजुट रही और महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों का बंटवारा तार्किक तरीके से सही तरीके से बिना लड़ाई झगड़े के बिना आपस में एक दूसरे की खींचतान के हो गया, जैसे कि 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के बीच हो गया था, अगर उस तरह से हो गया तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र इस बार एक बड़ी चुनौती साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले दो चुनाव चाहे 2014 का रहा हो और चाहे 2019 का रहा हो, भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना का सहारा वहां लेना पड़ा है। शिवसेना के साथ मिलकर के ही वो अपनी सीटें जीत पाई है। बिना शिवसेना के ये पहला चुनाव होगा। और जब मैं शिवसेना कह रहा हूं तो शिवसेना का मतलब बाल ठाकरे परिवार है। शिवसेना का मतलब शिंदे साहब नहीं है। शिवसेना का मतलब वो तकनीकी तौर पर कागज पर शिवसेना भले आज बीजेपी के साथ हो चुनाव आयोग की कृपा से, लेकिन जो बाला साहब ठाकरे की खेती है, जो बाला साहब ठाकरे ने जो फसल उगाई थी, जिसके वारिस पारिवारिक वारिस और राजनीतिक वारिस उद्धव बाला साहब ठाकरे ही है। क्योंकि इतिहास गवाह है दीपक भाई, विरासत की लड़ाई हमेशा जो है किसको मिलती है? हमेशा खून को मिलती है, ब्लड को मिलती है, डीएनए को। राज ठाकरे जब नहीं ले पाए बाला साहब ठाकरे की विरासत, तो उद्धव ठाकरे के पास ही रही, जबकि राज ठाकरे तो शिंदे की तुलना में उसी परिवार के थे, बाला साहब के भतीजे थे। बड़ा भरोसा था बाला साहब को उन पर, बड़ा उनका बाला साहब ने उनको आगे बढ़ाया, विश्वास दिया। और तो शिवसेना के संगठन में राज ठाकरे की बड़ी भूमिका थी, भाऊ तो जानते होंगे। उसके बाद जब राज ठाकरे अलग हुए तो राज ठाकरे कहाँ रहे? आज उन्हें इधर है ना उधर है। कभी वो पिछले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वो सभाएं कर रहे थे और अब वो मोदी जी की तारीफ करते हैं। तो राज ठाकरे, तो मुझे पूरी तरह से संदेह है कि शिंदे साहब जनता के बीच जब जाएंगे तो कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे। मैं वानखेड़े जी टाइगर के पास आना चाह रहा हूँ। टाइगर, ये जो कह रहे हैं शिंदे को लेकर कि साहब शिंदे के नाम इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना की रजिस्ट्री कर दी, कागज पत्तर पे फाइल पे शिवसेना के मालिक मुख्तार जो है वो शिंदे हो गए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि शिंदे साहब अपने मंत्रालय से या घर से 4 कदम दूरी पे जो शिवसेना का दफ्तर है वहां नहीं जा पा रहे। तो ये कैसी पार्टी के मुख्तार बने हैं कि पार्टी के दफ्तर नहीं जा पा रहे? आपको क्या लगता है कि शिंदे की जो सियासत है पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है और हर लफ्ज में, हर सेंटेंस में, चाहे आदित्य ठाकरे हों और उद्धव ठाकरे हों, जो गद्दार 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 कहते हैं, आपको लग रहा है कि शिंदे की छवि वाकई एक गद्दार बागी वाली होती जा रही है और सियासत यहां खत्म है उनकी? बिल्कुल, मैं तो पहले दिन से कह रहा था, जब ये बागी चले गए थे तो कोई हिंदुत्व के नाम पे चले गए थे। भाई ऐसा कैसा बीजेपी का हिंदुत्व है? अब बीजेपी वामपंथी दलों के साथ मिलकर भी चुनाव पंचायत का लड़ेगी बंगाल में ममता के खिलाफ, और कई जगह कांग्रेस का भी साथ ले रही है। तो आपका हिंदुत्व तब खराब नहीं हो रहा है। जब अजित पवार के साथ आप सरकार बनाते हैं तो आपका हिंदुत्व खराब नहीं होता। जब एनसीपी के भरोसे पहली बार मुख्यमंत्री पद पे जब आरूढ़ हुए देवेंद्र फडणवीस, तो पहला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एनसीपी के भरोसे लिया। शिवसेना तो बाहर थी तब हाउस से। जब आप पीडीपी के साथ जाते हो, वो तो मुस्लिम बहुल पार्टी, आतंकियों की हिमायत करने वाली पार्टी, तब आपका हिंदुत्व का खराब नहीं होता। अरे हिंदुत्व क्या आपके बाप का है क्या? हिंदुत्व इस देश में सभी का है। मैं भी हिंदू हूं, हम तीनों हिंदू है। आज तीनों भगवान को मानते हैं, तीनों सुबह पूजा करके निकलते हैं, लेकिन हम अपने धर्म को बेचते नहीं। धर्म बेचने के लिए नहीं होता। इसलिए हिंदुत्व की काय की हिंदुत्व की बात करते हो? बाला साहब ठाकरे ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके चुनाव लड़ा था। सवाल यह है कि आपका हिंदुत्व अपनी परिभाषाएं बदलता है रोज। जनता समझती है। मैं बार बार कह रहा हूं, महाराष्ट्र में हिंदुत्व इशू नहीं है, मराठी अस्मिता का इशू है। टाइगर, यहां पर एक सवाल और, अपने मराठी अस्मिता की जो बात की, जिस तरह से फॉक्सकॉन और वेदांता को शिफ्ट किया गया और तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट था, उसको महाराष्ट्र से गुजरात ले गए। उसके बाद हमने देखा बोइंग का जो है प्रोजेक्ट है नागपुर से, वो भी शिफ्ट हो गया, और भी कई प्रोजेक्ट्स मोदी जी ले गए। इसके अलावा अडानी ने जिस तरह से धारावी को कौड़ियों के भाव ले लिया, एक सोने की खान कह लीजिए धारावी है,
और वहां पर सारा का सारा ठेका जिस तरह से दिया गया, जिस तरीके से दिया गया, या मुंबई का एयरपोर्ट जिस तरीके से दिया गया अडानी को, आपको लगता है कि गुजरात की जो लॉबी है जिस तरह से वर्चस्व बना रही है मुंबई में, ये एक मैसेज गलत जा रहा है और इस मैसेज का हिसाब किताब 2024 में होगा? भयानक गलत जा रहा है। कोई कोई राजनीतिक पंडित कह सकता है कि गुजरात में स्थिति खराब थी, गुजरात में अपने वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए वो महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट लेके गए और गुजरात में बाकायदा चुनाव के रैलियों में ये संबोधन किया गया कि देखिए मोदी जी है तो मुमकिन है कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात आए। लेकिन वो 26 सीट है, आपने 54 उठाने के लिए पॉकेट में से 58 गिरने दी। 26 सीटों के प्रोटेक्शन में आप 48 सीटों वाला प्रदेश खो रहे हैं। उसके बाद हमारे उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट देने का वादा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरी बात हुई मोदी जी से, इससे भी बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं? इंतजार हो रहा है। आप महाराष्ट्र को क्या दे रहे हैं? आपने बोला वंदे एक्सप्रेस दिया। क्या है वंदे एक्सप्रेस? 3 वंदे एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, वंदे भारत। भाई साहब, वंदे भारत बिलासपुर नागपुर चल रही है। आप अभी चेक कीजिए, या दर्शक देख रहे तो अभी नेट पे चेक कीजिए, 80% टिकट खाली है। कोई नहीं जाता इतने महंगे ट्रेन में। बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र को नहीं चाहिए, गुजरात को चाहिए थी जो महाराष्ट्र के मत्थे मारी। ऐसा कई प्रोजेक्ट्स है। टाइगर, मैं यहां से मैं स्विच करूंगा थोड़ा सा, महाराष्ट्र से मैं सिनेरियो को स्विच करना चाहता हूं, बिहार की तरफ बढ़ना चाह रहा हूं मैं। जो स्थिति महाराष्ट्र में वही स्थिति बिहार में है। हमने देखा कि आज जिस तरह से राबड़ी देवी को घेरने की कोशिश हुई, जिस उम्र के पड़ाव पर राबड़ी देवी आज हैं, या लालू जिस तरह से उनका स्वास्थ्य है इस वक्त, वहां पर सीबीआई को भेजना, राबड़ी का घेराव, और उसके बाद जब तेजस्वी ने मीडिया से बात करी तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमें असर नहीं है, यहाँ तो हर महीने सीबीआई आती है, ईडी आती है, अब असर नहीं। तो तेजस्वी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप कह सकते हैं जो उनकी इच्छा शक्ति है एक प्रचंड रूप हमें सामने दिखता है। और नीतीश कुमार भी पूरी तरह से बैटिंग के मूड में है कि भाई मोदी की हर गेंद को खेलना है। अग्निहोत्री जी, क्या आपको लगता है कि जो स्थिति महाराष्ट्र में है बीजेपी की, क्या कमोवेश वही स्थिति बिहार में भी है? बिहार से 40 सीटें हैं और उन 40 सीटों का रिफ्लेक्शन झारखंड की 14 सीटों पे भी होगा, तो 54 सीट में मान लेता हूं। तो एक तरफ 54 सीट है और इधर महाराष्ट्र में 48 सीट है, तो 100 से ज्यादा सीट तो यही हो गई हिंदी हार्टलैंड में, और दोनों जगह मोदी जी ने स्वीप किया था। बिहार इज अ प्रॉब्लम फॉर मोदी इनटू 2024। विनोद जी, बिहार में जो कॉम्बिनेशन है वो काफी स्ट्रांग है नीतीश कुमार और लालू यादव के मिल जाने के बाद। असल में वहां 3 ताकतें हैं, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू। 3 में 2 एक साथ हो जाती है ना, तो पल्ला उधर झुक जाता है। जब 2019 में बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ हो गए तो पल्ला उधर झुक गया। 2015 में आरजेडी और ये थे तो पल्ला उधर झुक गया। 2014 में तीनों अलग अलग लड़े थे, नीतीश अलग लड़े, आरजेडी और बीजेपी अलग लड़ी। मोदी जी का चूंकि उसमें पूरी वेव थी, बीजेपी निकल गई। तो बिहार में बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है, नो डाउट। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा वाला ऑपरेशन हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो, उनको कोशिश हो रही है कि किसी तरह उनको जो है बीजेपी में शामिल करा लिया जाए। अलग नई पार्टी बनाई है तो गठबंधन करेंगे। दूसरा, चिराग पासवान को गुड ह्यूमर में रख करके उनको सिक्योरिटी दे दी गई है, तो चाचा भी साथ में, भतीजा भी साथ में। क्योंकि करीब पासवान वोट वहां काफी, दलितों में 14%, तो खाली पासवान ही पासवान है। लेकिन उसको लगता है कि इन सबके बावजूद बिहार एक प्रॉब्लम है, पाटलिपुत्र एक प्रॉब्लम है मोदी जी के इंद्रप्रस्थ तीसरी बार पहुंचने के रास्ते में। मैं तो पहले कहा था, इसीलिए तो बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अगर ना होती तो ये ऑपरेशन जो हो रहे हैं कि जीतन राम मांझी पे डोरे डाले जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को लाने की कोशिश हो रही है, चिराग पासवान और पारस को एक साथ रखने की कोशिश हो रही है, ताकि ये जो खाली इसका मतलब सिर्फ लाभार्थी योजना या मोदी जी की लोकप्रियता या हिंदुत्व या वो जो है आपका डेवलपमेंट, खाली इससे काम नहीं। बिहार से जुड़ा बनाना जरूरी है उसके लिए उनको। जी, सामाजिक समीकरण और जाति जनगणना वाला जो कार्ड खेला है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने, जी, वो अगर चोर पकड़ गया बिहार में तो बीजेपी के लिए ज्यादा मुसीबत होगी, मुश्किल हो सकती है, फिर चुनौती और कड़ी हो जाएगी। लेकिन दीपक जी, एक चीज मैं जोड़ूंगा, इसके बावजूद कई बार क्या होता है, बहुत फटीग फैक्टर हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए गठबंधन को भी। क्योंकि अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं 2,
और दोनों बाई इलेक्शन जिस तरह बीजेपी ने जीते हैं, कारण कुछ भी हो, क्योंकि ओवैसी साहब वहां आ जाते हैं और ओवैसी साहब का कैंडिडेट और बीएसपी का कैंडिडेट 15-20 हजार वोट ले जाता है। तो वो जो एक कोशिश है वहां, एक ऑपरेशन ओवैसी और ऑपरेशन बीएसपी है, बीजेपी के लिए वो भी बड़ा मुफीद पड़ जाता है कई बार। तो ये सब चीजें ऐसी है, लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन एक तरह से एक बड़ी चुनौती है जी। टाइगर, जो अभी मैं देख रहा हूं, अगर अभी आप टाइगर अपोजिशन को देखते हैं तो ममता बनर्जी थोड़ा सा अलग रास्ता उन्होंने ले लिया है, केजरीवाल भी थोड़ा बहुत निगोशिएट कर रहे हैं, और कांग्रेस अभी तक पूरी तरह से टाइगर खुलकर सामने नहीं आ रही है। हालांकि रायपुर में ना खड़गे साहब को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया, ना राहुल गांधी को, तो कांग्रेस ने स्पेस तो दी, लेकिन अभी हमें अपोजिशन एक छतरी के नीचे नहीं आती दिखती। आपको टाइगर लगता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा और जैसे जैसे तारीखें बढ़ेंगी, आखिरी 3-4 महीने में मोदी जी को सरप्राइज मिल सकता है, सारी विपक्षी पार्टी एक आ जाए? और अगर सारी विपक्षी पार्टी एक आ गई तो टाइगर फिर क्या खेल है आगे? देखिए दीपक जी, ममता बनर्जी, पटनायक, नवीन पटनायक, केसीआर जी और राजशेखर रेड्डी कह सकते हैं, या वो जो जगनमोहन, आंध्र प्रदेश वाले जगन रेड्डी, ये 4 यदि लोग छोड़ दिए तो बाकी तो सब डिमार्क्ड हैं। बाकी नीतीश से लेके स्टैलिन तक सब कांग्रेस के साथ है। बीजेपी के साथ चौटाला का एक धड़ा है। बीजेपी के पास नॉर्थ ईस्ट में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ हो सकती है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस के साथ, वो शरद पवार कांग्रेस के साथ क्लियर कट है। जो राजनीति के जो बड़े क्षेत्र है, मतलब चाहे नीतीश कुमार को बड़ा नाम कहो या शरद पवार को बड़ा नाम कहो, ये बार बार इस बात को बार बार रेखांकित कर रहे हैं कि बगैर कांग्रेस कोई मोर्चा नहीं बन सकता, तो कांग्रेस को आप अवांछित नहीं कर सकते। अब ममता जी का जो है, ममता जी का तो कोई मतलब अनगाइडेड मिसाइल है ममता दीदी। वो दिन में क्या सोचती है, रात में क्या सोचती है, उसका कुछ बात नहीं। जो नवीन पटनायक है, वो देखो और चलो वाली बात है। वो केंद्र में सिर्फ प्रेशर बनाना चाहते हैं, उनको केंद्र से कोई लेना देना नहीं ना। वो इंटरेस्टेड है क्योंकि 2-4 मंत्री बने, क्योंकि वो अपना पावर सेंटर बनाने के लिए ठीक है। केसीआर को बीजेपी नहीं चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए। ऐसे में केसीआर को कौन नजदीक करेगा? तो केसीआर अपने डबले अलग बचा रहे। जगन रेड्डी की बात ये थोड़ी बहुत नवीन पटनायक के साथ बैठती है। जो केंद्र में है उसके साथ रहो, जब जब चाहे बेल आउट करो और अपना काम करो। बाकी तो पूरा देश क्लियर कट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, यूपी और एनडीए के बीच में बटा है। लेकिन अगर सभी पार्टियां एक साथ आ गई फिर क्या होगा? अगर सारा विपक्ष एक आ गया, एग्जैक्टली मैंने क्या कहा, व्हाट विल हैपन? नहीं, देखिए क्या है, बीजेपी के लिए संकट किस बात का है? बीजेपी के लिए जो लोग कांग्रेस के साथ जा नहीं रहे, वो बीजेपी के साथ भी नहीं आ रहे। बीजेपी को फायदा तब था जब ममता बीजेपी के साथ चली जाती, जगन बीजेपी के साथ पैक्ट करता, या नवीन पटनायक के साथ पैक्ट करता, अकाली दल लौटता, शिवसेना लौटती, तो उनको प्रॉफिट था। जेडीयू लौट जाता। कांग्रेस से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने तो अभी बंगाल में तो ममता की खिलाफत करके एक सीट निकाली है बाई इलेक्शन में। कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी है तेलंगाना में। कांग्रेस बीजेपी उड़ीसा में अपना वजूद जो खोया हुआ फिर से ढूंढने का प्रयास कर रही है। तो उनको तो इन तीनों से लड़ना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये तीन अलग रहे या कुछ रहे। बाकी जगह जो कांग्रेस के साथी है वो कांग्रेस के साथ है, जो बीजेपी के साथी है वो बीजेपी के साथ है। तो इतना ज्यादा मुझे लगता है कि पोस्ट पोल इलेक्शन, मतलब इससे विनोद जी ज्यादा एक्सपीरियंस है हम सब दोनों से, पोस्ट पोल इलेक्शन ही कुछ आपको यदि लगता है तो बीजेडी भी फिर कांग्रेस को मान सकती है। जब देखेंगे नंबर ठीक ठाक आ गया तो फिर सरकार बनी रही है तो वो भी अपना हैट उधर फेंक देंगे, जगन रेड्डी भी हैट फेंक देंगे पुराने। क्योंकि हमने ये ऐसे, मतलब मैं आज पढ़ रहा था, ममता ने तो कहा था कि आरएसएस यदि 1% भी मदद करे तो मैं वामपंथियों के लाल रंग से छुटकारा दिलवा दूं बंगाल को। लेकिन बीजेपी को, खासकर मोदी जी को यदि प्रधानमंत्री बनना है तो उनको किसी भी हालत में 290 सीटें चाहिए ही चाहिए। 250 वाले प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में मोदी जी का नेचर नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जब भी सत्ता में रहे हैं कोई जुड़ा, मतलब पूरा एब्सोल्यूट मेजोरिटी में रहे हैं, किसी के भरोसे नहीं रहे हैं। नहीं तो आपको लगता है कि आज की तारीख में 290, अगर आज चुनाव हो जाए तो 290 जैसी स्थिति लग रही है बीजेपी की? आज चुनाव हो गया तो 220 पे है,
जो आकलन में जब हम बार बार कहते हैं 60-70 सीटों का, तो ये तो ऊपर ऊपर जो मोटे तौर पे जो गिनाया दिख जाता रहा है। है जो अभी आपने झारखंड बिहार एक कर दिया और महाराष्ट्र एक कर दिया, तो 100 सीटों का तो ये है। 100 सीटों में यदि आपने बोला 50 सीटें भी आ गई है, तो बाकी जगह से 30 सीटें कम होने में टाइम लगता है क्या? मैं फाइनल कमेंट लूंगा क्योंकि अब समय भी हो रहा है। फाइनल कमेंट विनोद जी से, और फिर एक लास्ट कमेंट जो है मैं टाइगर से लूंगा। विनोद जी, उत्तर प्रदेश की हमने बात नहीं करी, जहां सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें, और उत्तर प्रदेश आज की तारीख में योगी के नेतृत्व में अगर ईमानदारी से हम आकलन करें तो वहां पर जिस तरह से फ्रंट फुट पे अखिलेश यादव को खेलना चाहिए वो नहीं खेल रहे, और मायावती पूरी तरह से डाइल्यूट हो चुकी हैं। जो मायावती कभी काशीराम के साथ या जब मुख्यमंत्री थी जो गरजती थी, वो अब मायावती नहीं रही। आज आपको जो स्थिति क्या लगती कि लास्ट मोमेंट पे अगर मायावती, हालांकि चांसेस बहुत कम है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर लास्ट मोमेंट में मायावती और अखिलेश साथ में आ गए और इनके साथ में जो है वो नीतीश कुमार भी आ जाते हैं, फूलपुर से लड़ जाते हैं, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है और जातिगत सेंसस बिहार में हो ही जाएगा अप्रैल तक, जिसका इम्पैक्ट आपने पहले भी कहा था, तो मायावती, अखिलेश यादव और एक प्रतीक के तौर पे, कुर्मी वोट के तौर पे जो है नीतीश कुमार, क्या फिर ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं योगी और मोदी को उत्तर प्रदेश की जमीन पे चुनौती दे सकता है? मान लीजिए ऐसा हो जाए जी, अखिलेश और नीतीश कुमार तो साथ आ ही जाएंगे, उसमें कोई उनकी तो बातचीत भी हो चुकी है। मायावती आएंगी कि नहीं आएंगी, ये एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है, यक्ष प्रश्न है हमारे सामने। दिक्कत क्या है, मायावती जी और अखिलेश जी तो 2019 में भी साथ में आए थे। नेताओं की एकता के साथ साथ जो इनका जो जनाधार वर्ग है, जो वर्कर्स की एकता है, वो बहुत जरूरी है। मैंने 2015 का लालू नीतीश का उदाहरण इसीलिए दिया था कि उसमें मैं प्रशांत किशोर की तारीफ इसलिए करता हूँ, अक्सर हमारे कई मित्र नाराज हो जाते हैं कि वोट बैंक तो लालू और नीतीश का था, लेकिन उसने जो रणनीति बनाई थी प्रचार की कि हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में नीतीश भी गए और लालू भी गए, अलग अलग प्रचार करने, एक साथ प्रचार, बड़ी रैली करने की बजाय उसने जो माइक्रो मैनेजमेंट बनाया था कि जहां आरजेडी कैंडिडेट है वहां नीतीश जा रहे हैं, और जहां जेडीयू कैंडिडेट है वहां लालू जा रहे हैं, और फिर दोनों एक दूसरे जगह जा रहे हैं। उसका फायदा ये हुआ कि नीचे के लेवल पे वर्कर की और वोटर की एकता हो गई और नतीजे सामने आ गए, कि वहां भी बहुत चूहे बिल्ली वाला मामला था ना दोनों के बीच में। जी, ये काम अखिलेश और मायावती जी नहीं कर पाए 2019 के चुनाव में। उन्होंने इकट्ठे बड़ी बड़ी कुछ रैलियां तो की, लेकिन नीचे माइक्रो लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर उनके वर्कर की और वोटर की एकता नहीं बनी। मतलब क्रॉस रैलीज नहीं हुई। अगर क्रॉस रैली होती लीडर्स की, जी, क्रॉस रैलीज होती और माइक्रो लेवल पे होती। मतलब आपका कहना है कि सपा की रैली में मायावती जाएं, हाँ, और बहुजन समाज की रैली में दलितों के बीच अखिलेश जाएं, ये आप कह रही है चीज नहीं हो पाई। जी, जो कि लालू और नीतीश ने किया था। नहीं, उसमें क्या था दीपक जी कि अगर लालू एक जगह जा रहे हैं वहां जेडीयू का कैंडिडेट है, तो जेडीयू का कैंडिडेट जेडीयू के लोगों को लाता था, और लालू जी आ रहे हैं इसलिए आरजेडी के लोग आते थे। नीतीश कुमार जा रहे हैं वहां आरजेडी कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट तो आरजेडी के लोगों को लाता था, और नीतीश कुमार के लिए जेडीयू के लोग आते थे। इससे जो सिनर्जी बनी थी उसका बड़ा है, तो वो सिनर्जी 2019 में नहीं बन पाई अखिलेश और मायावती के बीच में। वरना अगर अखिलेश और मायावती ईमानदारी से इनकी एकता हो जाए और जो वर्कर एकजुट हो जाए, तो नीतीश कुमार आ जाए तो उसमें एड ऑन ही होगा, और नहीं भी आए तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नीतीश कुमार अगर आ जाते हैं, एक और मैं बता दूं, अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं, अखिलेश जी और नीतीश कुमार, मान लीजिए मायावती नहीं आती है, और एक मैसेज हो जाए उत्तर प्रदेश में, अनरिटन मैसेज कि साहब अगर तीसरे मोर्चे, अगर गैर बीजेपी सरकार बनी तो नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं जी। तो वो जो फाइनल कमेंट में जो मैसेज आएगा, तो खासकर कुर्मियों में, देखिए 8 से 9% कुर्मी उत्तर प्रदेश में है। पूरा तराई बेल्ट आपका, कुर्मी बरेली से लेकर के पूर्वांचल, इलाहाबाद, अमेठी से ये जो पूरा बेल्ट है, बुंदेलखंड, पूरा सेंट्रल यूपी, कानपुर वाला, बाराबंकी हो गया, ये सब पूरा इलाका हो गया आपका, फैजाबाद जी। तो वो एक सोशल इक्वेशन बन सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इसके लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी अभी से। ये चाहे कि चुनाव के 2 महीने पहले एकदम से एकता बन जाए अखिलेश, मायावती और नीतीश कुमार की, और सब हवा हो जाए, वो नहीं बनेगा, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का वर्कर गांव-गांव ग्राउंड लेवल पे काम करता है। फाइनल कमेंट टाइगर, क्या आपको लगता है कि तीसरी बार प्रधान सेवक जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं, या इस बार ताज उनके हाथ से, सर से धीरे धीरे आपको दूर होता जाता दिख रहा है आपको?
देखिए, जैसा विनोद जी ने कहा कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आज यदि चुनाव होते हैं, आज का आकलन यदि मैं बताता हूं, तो बीजेपी 220 पे है। मुझे बीजेपी की सरकार भले ही बनते नजर आ रही हो, लेकिन नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके बारे में बहुत डाउट है। डाउट है। चलिए, बहरहाल आप दोनों आए और मैं चाह रहा था कि आखिरी जो जवाब है वो कम से कम डाउट को क्लियर करे, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोग फिर से तीनों लोग मिलते हैं। नहीं नहीं, और मैं क्लियर बहुत कर देता हूं, अभी नहीं, अभी क्लियर कर देता हूं। जी, तो आज के चुनाव, आज के परिप्रेक्ष्य, आज के जो वातावरण है, इसमें यदि चुनाव हो गए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। नहीं बन रहे, मतलब कोई डाउट नहीं। बहरहाल राजनीति की परिस्थितियां बदलती रहती हैं और समय जो है जिस तरह तेजी से करवट ले रहा है और मुसीबतों के साथ ले रहा है, तमाम मुद्दे बढ़ते चले जा रहे हैं। अडानी भी एक फैक्टर है, महंगाई, बेरोजगारी भी, और भी बहुत से फैक्टर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोग आए, और जिस तरह से आपने सहजता से, आसानी से बातों को रखा है, मुझे लगता है कि एक्सपर्ट जब बोलता है तो दिखता है कि वाकई ये वो लोग बोल रहे हैं जो राजनीति को समझते हैं, जीते हैं और समझाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।